हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? तो मैं स्क्रीन पे आ जाऊं? अगर आप लोगों को मेरी आवाज बढ़िया आ रही है तो क्या मैं स्क्रीन पे आ जाऊं? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? जरा चैट में लिख के तो बता दो भाई। कहाँ गए प्यारे प्यारे बच्चे? जरा चैट में लिख के बताओ फटाफट से। हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? कैसी चल रही है जिंदगी? कैसे हो सब? एक बार जल्दी से बता दो चैट में, अगर सब बढ़िया सब चंगा सी। बताओ जल्दी से, कैसे हो सभी के सभी? हेलो 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 मूर्ख बालक बालिकाओं, क्या लिख रहे हो चैट में? हैं? आज ईयरफोन लेकर बैठना क्यों? ईयरफोन लेके बैठना क्या हो गया? अच्छा, चैप्टर। यार, बहुत ही गलत लोग हो तुम, बहुत ही। चलो, सब आ गए हैं, सब आ गए। हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसी चल रही है सभी लोगों की जिंदगी? प्यारे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, हाँ जी, कैसी चल रही है जिंदगी? भाई साहब, भाई साहब, आज जिस स्पीड से चैट भाग रही है ना, मैं देख रहा हूं भाई, चैट भागे जा रही है, भागे जा रही है। देखो क्या भाग रही है स्पीड से। एकदम ऐसा हो गया है चैट, ऐसे मतलब मैं अभी तक 6 या 7 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, बट इस रफ्तार की चैट मैं पहली बार देख रहा हूं पूरे बैच के अंदर। और रीजन क्लियर है, रीजन है चैप्टर का नाम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। भाई बहुत, तुम्हारी चैट को क्या हो गया है आज? आज दुनिया जहान के सारे बच्चे पढ़ने आए हैं। ऐसा क्या है भाई, तुम पागल वागल हो गया बिल्कुल ही? ऐसा क्या हो गया? चलो चलो, इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, बट उससे पहले कुछ कुछ प्रिकॉशंस हम लेके चलेंगे, प्रिकॉशंस हम लेके चलेंगे। ये 2-3 जो लड़के हैं स्पेशली, अगर इन्होंने ऊल जुलूल सवाल पूछे क्लासेस के दौरान, तो इनका मैं ऊल जुलूल ही बनाऊंगा कुछ ठीक है, बैच से निकाल ही दिया जाएगा। ठीक है, ये देखो आना स्टार्ट हो गए। भैया इस चैप्टर का प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा? रुको, देख रहे हो? देख रहे हो? ये पढ़ेगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा उसमें। समझ ना बात को? पढ़ाई कर लेना चुपचाप, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फालतू सवाल पूछेंगे। तुम मुझे अपना स्कूल का टीचर तो नहीं समझ रहे हैं? तुम मुझे अपना स्कूल का टीचर तो नहीं समझ रहे जो कि ये चैप्टर में ही करूंगा और निकल जाऊंगा, इग्नोर कर दूंगा? यहां नहीं बेटा, मौज मस्ती उधर, यहां नहीं। यहां सब कुछ पढ़ाया जाता है, ध्यान से पढ़ाया जाता है, और अगर फोकस हिला तो थप्पड़ भी पड़ेंगे, ध्यान रखना। ज्यादा मजाक मस्ती नहीं, ठीक है? क्लास का मास्टर एक है, जब उसका मन होगा, जब मस्ती होगी, जो कि मैं हूं। तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं चलेंगे हम, ठीक है जी? चलिए स्टार्ट करें। इसमें भैया कोई एक्टिविटी है क्या? चलो आगे बढ़ते। तुम लोग तुम लोग चलो शुरू करते, शुरू करते। पीके साइंटिस्ट भैया आ गए हैं, पीके साइंटिस्ट भैया आ गए, स्टार्ट करें। रिएक्शन ऑफ कर दो, रिएक्शन ऑफ कर देते। भैया रिएक्शन काहे ऑफ नहीं हो रहे? तुम्हारी चैट इतनी तेज स्पीड से भाग रही है कि हमारे आज सर्वर बंद हो जाएंगे। अगर तुम इसी प्रकार से चैट लिखते गए ना, तो आज मेरे सर्वर खराब हो जाएंगे भैया ऐप के, अगर तुम इसी स्पीड से करने लग गए तो। ठीक है, चलो। पीके साइंटिस्ट भैया आ गए हैं। पीके साइंटिस्ट भैया क्यों आए हैं? आपको इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। ये चैप्टर बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है प्लांट का रिप्रोडक्शन और एक है ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन, यानी एनिमल्स का रिप्रोडक्शन। स्पेशली हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या भैया इंपॉर्टेंट कौन सा है, ह्यूमंस वाला या प्लांट वाला? देखो क्वेश्चंस दोनों से आते हैं,
प्लांट वाले से भी सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, एनिमल वाले से भी, ह्यूमन वाले से भी आते हैं, तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग के अंदर ह्यूमन वाला इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। बोर्ड एग्जाम के अंदर दोनों में से सवाल बराबर आते हैं, इस बात को हमें याद रखना है, फोकस रखना है। ठीक है जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक सवाल के साथ, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है, कोई बता पाएगा? आखिर क्या होता है रिप्रोडक्शन? क्या बताएगा कोई? बताओ बताओ यार, तुम मुझे हंसा दोगे क्लास में, थोड़ा सा बताओ भाई, क्या होता है रिप्रोडक्शन? बहुत बढ़िया। मान जाओगे? पिट जाओगे यार, प्लीज भाई पढ़ा लेने दो मेरे को, मेरे को पूरा चैप्टर पढ़ाना है, ये तुम लोग कैसे पढ़ोगे? या तो तुम्हारी चैट बंद कर दूंगा मैं, प्लीज यार, मैं बंद कर रहा हूँ चैट, चैट इनकी बंद। एक तो चैट इतनी तेज चल रही है, चैट बंद नहीं हो रही है भैया। देखो, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे क्या होता है, यंगर वंश यानी नए आप ही के नई जनरेशन पैदा होती है ना। यंगर वंश को जो जन्म लेने का पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल रहा हूं मैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल रहा हूं मैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल इज बोर्न, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप हो, है ना, कल को आपकी शादी हो जाएगी, देखो कैसे टुकुर टुकुर मुस्कुरा रहे हैं, तो आपके भी यंगर वंश होंगे, है ना। उसके अलावा एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इवन एनिमल्स में भी आप कोई भी एनिमल की बात करो, सब क्या है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की मदद से अपने यंगर वंश को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है बेटा, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल, यानी एक नया इंडिविजुअल बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेम काइंड, यानी एक जैसा दिखने वाला, एक जैसा दिखने वाला। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यार आपकी जो शक्ल है वो आपके पापा या आपकी मम्मी से मिलती जुलती होगी, थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपकी जो होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते होंगे। क्यों? क्योंकि आप सेम काइंड के हो, सेम काइंड के हो, है ना, है ना। वो अलग बात है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमको बोलते हैं कि तुम्हारी शक्ल तो बहुत ही बेकार है ना, वो अलग बात है बेटा, है ना। बट वैसे हम सेम काइंड के ही प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखो, इसका एक बेबी डॉग आ गया है, बहुत बढ़िया, है ना। तो यानी रिप्रोडक्शन हमें समझ आ गया है। अब यहां पर एक सवाल जो कि मैं आपको लाइफ प्रोसेस में भी क्लियर कर चुका हूं, वो सवाल क्या है बेटा? वो सवाल है, इज रिप्रोडक्शन अ लाइफ प्रोसेस? क्या लगता है, क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है? नहीं। ये मैं आपको, देखो, लाइफ प्रोसेसेस क्या थे? वो प्रोसेसेस जो कि जीवन के लिए यानी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रोसेसेस को आप रोक दोगे तो लाइफ रुक जाएगी। क्या रिप्रोडक्शन अगर नहीं करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म तो मर जाएगा क्या? अरे नहीं मरेगा। अरे कोई ऑर्गेनिज्म बिना रिप्रोडक्शन करे मर रहा है क्या? नहीं मर रहा है यार। तो यानी रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को हम याद रखेंगे। मैंने आपको शायद ये बताया भी था। अब एक सवाल यहां से आता है बेटा, सवाल यहां से आता है कि रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस क्या है? वाई वी डू रिप्रोडक्शन? क्या एडवांटेज है रिप्रोडक्शन की, बताओ क्या लगता है, क्या होगा रिप्रोडक्शन की एडवांटेज? बताओ। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा है तो आखिर क्यों कर रहा है, उससे एडवांटेज क्या मिल रही है? एक बार अगर हम सोचेंगे ना तो सीधा सीधा हमारे पास आंसर आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? बहुत सिंपल सा रीजन है इसका। क्या? कि यार एक नई जनरेशन आपकी आती है तो आपकी जनरेशंस जो है आगे वो कंटिन्यू हो जाती हैं, राइट? राइट, है ना। आपकी जो जनरेशन है वो आगे क्या है, कंटिन्यू हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है ना। तुम चप्पल खा जाओगे, मजे जो भी लिख रहे हैं, बहुत चप्पल खाओगे। सुन लो मेरी बात, रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी। यानी एक स्पीशी है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो नई स्पीशी कैसे प्रोड्यूस हो जाएगी भाई इस दुनिया के अंदर? तो यानी सबसे पहला तो स्पीशी बढ़ती रहे आगे। अगला, इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन विच लीड्स टू स्टेबिलिटी। इसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को अभी याद कर लो, बट इस पॉइंट के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन से क्या होता है। जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, मैं समझाऊंगा जेनेटिक वेरिएशन, अभी लोड मत लो, समझाऊंगा। उसके अलावा इट हेल्प्स इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है? देखो, जैसे बोला जाता है ना कि पहले जो हमारे फोर फादर, मतलब जो हमारे पूर्वज थे, वो अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म थे, फिर वो धीरे 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 उनका एवोल्यूशन हुआ, यानी चेंजेस हुए बॉडी के अंदर, और फिर हम आ गए, है ना।
तो यानी जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं, नई नई स्पीशीज को बनाते जाते हैं, तो जो नई स्पीशी आती है ना, वो बेटर होती है प्रीवियस स्पीशी से। समझ रहे हो, वो बेटर होती है प्रीवियस स्पीशी से। तो ऐसे धीरे 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 रिप्रोडक्शन की मदद से क्या आता है, एवोल्यूशन आता है। क्या आता है बेटा, एवोल्यूशन। इट हेल्प्स इन एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक है, डन। ठीक है, मैं तो ये सोच रहा हूं कि चलो, मैं तो फिर भी मेल टीचर हूं, तुम फीमेल टीचर को तो बिल्कुल ही एम्बेरेस ही कर दोगे भाई, तुम तो रुला दोगे हैं, तुम तो बिल्कुल ही। फीमेल टीचर अगर ऐसे टॉपिक पढ़ाएं तो तुम तो उनको बिल्कुल ही वो कर देते हो यार। मैं सही में सोच रहा हूँ कितना टफ होता होगा स्कूल के टीचर्स के लिए क्लास में अपनी ही सब्जेक्ट को पढ़ाना, है ना, कितना टफ होता होगा। मैं तो खैर मैं तो बहुत ढीठ इंसान हूं, मैं तो मार मार के पढ़ा दूं, बट सब नहीं होते ना, वेरी टफ। ठीक है, एडवांटेजेस समझ में आ गया। अब यहां पर एक सवाल आता है कि खुद सोच के बताना, आर यू एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर पेरेंट, यस और नो? क्या लगता है, तुम क्या फोटो कॉपी हो क्या अपने मम्मी पापा की? क्या लग रहा है, किस किस को क्या लग रहा है, क्या आप फोटो कॉपी हो अपने मम्मी पापा की, यस और नो? क्या हम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं? नहीं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। अरे तुम्हारा चेहरा, अरे तुम्हारे पापा बहुत स्मार्ट दिखते हैं, तुम्हारी मम्मी बहुत स्मार्ट दिखती है, पर तुम तो एकदम गधे जैसे दिख रहे हो है ना, मतलब एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हो ना। हाँ, बहुत बढ़िया, यानी एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो तुम। यानी एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं हुई? जब रिप्रोडक्शन मम्मी पापा में हुआ तो तुम प्रोड्यूस हुए, तो तुम एग्जैक्ट कॉपी होने चाहिए थे। तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि तुम में वेरिएशन आ गए, तुम में चेंजेस आ गए। चेंजेस यानी क्या होते हैं, वेरिएशन, है ना, चेंजेस यानी वेरिएशन। तो तुम में ये वेरिएशन आए क्यों, तुम में वेरिएशन आए क्यों, ये सवाल आता है दिमाग में, है ना। चेंजेस यानी वेरिएशन, क्यों आए वेरिएशन? अब इसी चीज को समझने के लिए हमें ना कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत सारे एक्ट्रेस सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनका फेस देखो सेम भी होता है। जैसे कि ये सैफ अली खान है ना, उसका बेटा है ना। ये एक्ट्रेस का क्या नाम है यार, मुझे एक्ट्रेस का नाम याद नहीं आ रहा है। ये एक्ट्रेस का नाम क्या है ना, ये तो वो है ना सारा अली खान। इन एक्ट्रेस का मुझे नाम नहीं पता। तो थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज होती है, बट एकदम सेम तो नहीं होता, राइट, एकदम सेम तो नहीं होता। तो उसी चीज को समझाने के लिए आपको कुछ की टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा, कुछ की टर्म्स को समझना पड़ेगा बेटा। ठीक है, कुछ की टर्म्स मैं आपको समझाता हूं। देख देख, सारे एक्ट्रेस, हीरोइन, हीरो, सबके नाम तुम्हें मालूम है ना, है ना। पर जब पूछूं मैं कि रिप्रोडक्शन की एडवांटेज क्या है, वो तुम्हें मालूम नहीं। देख देख, हाँ। हेलो, की टर्म्स की कुछ बात करते हैं बेटा। की टर्म्स की क्या बात है, देखना, अगर तुम्हें याद हो 9th क्लास, ओ हो 9th क्लास में तो पढ़ाई नहीं कर भाई। देखो, सेल होता था, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता था। न्यूक्लियस के अंदर क्या तुम्हें याद है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते थे, याद है। न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। देखो, न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए, याद है, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट वाज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, तो यानी सबसे पहले तो आपको डीएनए पता होना चाहिए। डीएनए क्या होता है, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आर कैरेक्टर्स एंड इट इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी ऐसे समझ लो कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर तुम्हारी बॉडी का सारा डेटा है। डेटा समझते हो ना, इंफॉर्मेशन, यानी सारी इंफॉर्मेशन है कि तुम्हारे यार बालों का रंग कैसा होगा, तुम्हारी आंखों का रंग कैसा होगा, है ना, उसके अलावा तुम्हारी नाक कैसी होगी, तुम्हारा फेस कट कैसा होगा, सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर स्टोर होती है। और इसी डीएनए की मदद से नेक्स्ट जनरेशन में ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। समझ रहे हो समझ रहे हो बहुत बढ़िया। एक बच्चा गाना लिख रहा है, ब्लू आइज हिप्नोटाइज कर दी मैनू। तो उसकी ब्लू आइज क्यों थी, क्योंकि उसके डीएनए में ब्लू कलर था। समझे ना इस बात को। यानी डीएनए क्या, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करनी है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं
ह्यूमन डीएनए की बात करूं ना, तो ह्यूमन डीएनए बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर उस पूरे डीएनए को मैं खोल दूं तो पता है वो कितना बड़ा होता है? 2.2 मीटर। ये बहुत बड़ा है भाई, 2.2 मीटर। समझ रहे हो? यानी वो इतना उलझा उलझा होता है ना कि वो हमें बहुत छोटा लगता है, बट उसकी एक्चुअल लेंथ बहुत बड़ी है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अगली टर्म है क्रोमेटिन। अगली टर्म है क्रोमेटिन, और उसके बाद हम क्रोमोसोम की टर्म देखेंगे। देखो क्रोमेटिन क्या है? न्यूक्लियस में ना, न्यूक्लियस में डीएनए ऐसे पड़ा होता है रैंडमली थ्रेड लाइक में, ठीक है। और डीएनए के साथ साथ ना कुछ प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीएनए के साथ आरएनए। तो इनको कलेक्टिवली, यानी डीएनए आरएनए को एक साथ हम बोलते हैं क्रोमेटिन। समझे? यानी डीएनए आरएनए और भी प्रोटीन होते हैं जो वो एक साथ न्यूक्लियस में होते हैं। उस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं? उस पूरी चीज को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है। अ जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक यानी जो कि अगली जनरेशन में पास होगा, अ जेनेटिक मटीरियल और अ मैक्रोमोलिक्यूल कंप्राइजिंग ऑफ डीएनए, आरएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन, यानी और भी प्रोटीन है उसके साथ में। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल क्या होता था? किसी को याद है क्या? बोलो। जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता था। प्रोकैरियोटिक जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता था। यूकैरियोटिक जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन यानी डीएनए, आरएनए और जितने भी प्रोटीन है ना, अगर उन सारे प्रोटीन को हम मिला लेंगे तो सारे प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं? वो सारे, उस सारे मटीरियल को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन आगे जाके क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। लिखा हुआ है देखो, विच कॉन्स्टिट्यूट क्रोमोसोम, यानी आगे जाके वो कन्वर्ट होगा। समझे? ठीक है, इसकी एक और एक सिंपल डेफिनेशन जो कि तुम याद कर सकते हो, स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्पर्स थ्रू आउट द न्यूक्लियस। तुम डायरेक्टली इस छोटी सी डेफिनेशन को याद कर सकते हो। क्रोमेटिन क्या है? डीएनए की स्कैटर्ड फॉर्म, यानी डीएनए से थ्रेड लाइक इधर उधर पड़ा हुआ है ना, उसी फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। समझे क्रोमेटिन क्या है? ठीक है, और यही क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा, अभी समझाऊंगा कैसे। चलो, जैसे आप देख सकते हो ये क्रोमेटिन है, थ्रेड लाइक में डीएनए आपका इधर उधर पड़ा हुआ है, देख सकते हो। डीएनए आराम से अपनी जगह पे क्या है? पड़ा हुआ है, वो रिलैक्स कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? वो रिलैक्स कर रहा है। ठीक है जी, क्या ये चीज समझ में आई बेटा? कोई भी दिक्कत है तो पूछते चलो बार बार, क्योंकि पता है ये क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, ये अगले चैप्टर में भी आएगा जो कि हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। तो मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुविधा हो, इसलिए मैं अभी से ही क्लियर आउट करके चल रहा हूं सब कुछ। डीएनए समझ आया। क्रोमेटिन क्या है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के साथ आरएनए, आरएनए के साथ और भी प्रोटीन जब रैंडमली पड़े होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो उस पूरी चीज को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्रोमोसोम की तरफ। अब ये भैया क्रोमोसोम क्या होता है? देखिए क्रोमोसोम क्या होता है। अब देखो क्रोमेटिन ही ना क्रोमोसोम बनाता है। मैं बताता हूं कब। 9th क्लास में हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, मुझे पता है तुम्हें याद नहीं होगा, कुछ कुछ बच्चों को याद होगा भी, जो कि होता था सेल डिवीजन। कुछ याद आ रहा है? एक सेल डिवाइड होता था दो डॉटर सेल में। याद आया? एक सेल डिवाइड होता था दो डॉटर सेल में, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो जब सेल डिवीजन बेटा हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पे ये जो क्रोमेटिन है ना, ये जो डीएनए ऐसे रैंडमली पड़ा हुआ था, ये जो डीएनए ऐसे रैंडमली पड़ा हुआ था, तो जब सेल डिवीजन होता है इस दौरान ये डीएनए एक शेप बना लेता है। कैसी शेप बना लेता है? ये इस प्रकार से एक शेप बनाने लगता है, ऐसे ऐसी शेप बनाने लगता है डीएनए। समझ रहे हो? यानी डीएनए एक हेलिकल शेप बनाने लगता है, और उसी चीज को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। जब डीएनए कॉइल्ड फॉर्म में आ जाए, कॉइल की शेप में जब एक डीएनए आ जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उस बेटा बोलो मेरे साथ, उसको हम क्या बोलेंगे? फटाफट से बताइए, बोल दो यार, क्या बोलेंगे भाई? हाँ, क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी सेल डिवीजन के दौरान ये डीएनए एक शेप ले लेता है ना, क्रोमोसोम बनाता है, और यही क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाता है। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, हाईली कॉइल्ड। देखो कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं, ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में के अंदर होते हैं, एंड कंडेंस्ड। कंडेंस्ड यानी छोटी फॉर्मेट के। देखो डीएनए तो ऐसे रैंडमली पड़ा था, बट ये बड़े सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसे बड़े सिस्टमैटिकली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। समझ रहे हो बात को? बहुत बढ़िया।
एंड बिकम्स क्लियरली विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान हमें ये दिखाई दे रहे होते हैं। बताओ, आया समझ में? आया समझ में? बहुत बढ़िया। यानी जब सेल डिवीजन हो रहा है तो जो डीएनए जो रैंडमली पड़ा हुआ था वो डीएनए क्या बोलेगा कि भैया चलो कॉइल्ड फॉर्म में आ जाते हैं। तो डीएनए ऐसे सांप जैसी शेप ले लेगा, कॉइल्ड फॉर्म बना लेगा, और कॉइल्ड फॉर्म बनाते ही वो क्रोमोसोम कहलाएगा, और यही क्रोमोसोम आगे इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा। क्योंकि सेल डिवाइड कब होते हैं बेटा? जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। जब रिप्रोडक्शन होता है तब ये वाले सेल मेनली डिवाइड होते हैं। समझ रहे हो बात को? जब रिप्रोडक्शन होता है तब ये सेल डिवाइड होते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यानी अगली जनरेशन में ट्रांसफर करना है इंफॉर्मेशन को, तो कौन लेके जाएगा? क्रोमोसोम लेके जाएगा। अगर सब कुछ समझ आए तो पीके लिखो। बताओ, अभी समझ लो, अगले चैप्टर में वापस से यही वाहियात चीजें आएंगी। तो अगर तू आज समझ लेगा तो बाद में तुझे दिक्कत नहीं आएगी, वरना बाद में तू पागल हो जाएगा अगले चैप्टर में, क्योंकि अगला चैप्टर पूरा इसी पे ही है। क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, डीएनए, और एक टर्म है जीन। ये जीन क्या है भैया? वो वाली जीन्स है क्या जो हम पहन के जाते हैं? ना 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 ना, वो नहीं है। कौन सी जीन है? देखो, जीन क्या है? डीएनए का एक सेगमेंट होता है, याद रखना, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। यानी मान लो ये डीएनए, इसका एक छोटा सा सेगमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे जीन। अब जीन क्या होता है? जीन के पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डीएनए के पास तो देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। डीएनए बोल रहा है तेरी आंखों का रंग ये, तेरे बालों का रंग ये, तेरा फेस ऐसा। पर जीन के पास एक ही इंफॉर्मेशन होती है। यानी एक जीन या तो आंखों का रंग बताएगा, या तो बालों का कलर बताएगा, है ना, या तो ये बताएगा कि तुम्हारी हाइट कितनी बड़ी। मतलब जो जीन होते हैं वो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ठीक है, कंटेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। इसमें तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। जीन को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो एक बार बता दो जल्दी से। बोल दो न जरा, क्या तुम्हें समझ आ रहा? बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब भैया सवाल वही उठता है कि फिर हम हमारे मम्मी पापा जैसे सेम क्यों नहीं दिखते? हम फोटोकॉपी क्यों नहीं होते मम्मी पापा की? हम तो फोटोकॉपी होने चाहिए। अरे क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो मम्मी से भी आ रही है, पापा से भी आ रही है, तो आखिर हम फोटोकॉपी क्यों नहीं होते? मैं बताता हूं क्यों। मैं बताता हूं क्यों। इसका रीजन है, समझने की कोशिश करना बेटा, समझने की कोशिश करना। होता क्या है, मानना डीएनए आता है आपकी मदर की तरफ से, एक है मदर का डीएनए, और फिर आता है एक डीएनए कहां से? फादर की तरफ से। कहां से? फादर की तरफ से। दोनों एंड से डीएनए आता है। दोनों एंड से डीएनए आता है। दोनों एंड से क्या है? डीएनए आ गए, है ना, यानी क्रोमोसोम बोल लो। अब याद रखना, जो ज्यादा डोमिनेंट होगा, यानी जिनका क्रोमोसोम ज्यादा ताकतवर होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारे पास आने वाले हैं। इस पॉइंट को हम ज्यादा डिस्कस अभी नहीं करेंगे, वो हम क्योंकि अगले चैप्टर के लिए छोड़ेंगे। अगले चैप्टर का नाम ही हेरिडिटी है, तो उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको यहीं पे ही छोड़ते हैं, ठीक है। इसका रीजन बस इतना समझ लो, क्योंकि दोनों में से आता है, तो जिसका ज्यादा डोमिनेंट होता है उसका तुम्हें शो होता है, ठीक है। अब एक मैं चीज बताता हूं कि अ बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। यानी समझना, जब भी एक सेल डिवाइड होता है ना, मान लो एक सेल है, उसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास डीएनए, तो जब ये दो सेल के अंदर बेटा डिवाइड होगा ना, तो सबसे बेसिक इवेंट पता है क्या है? सबसे बेसिक इवेंट, सबसे पहला इवेंट, ये जो डीएनए है ना, इसकी कॉपी होगी। क्या होगी? डीएनए की कॉपी। यानी यहां भी नकल हो रही है भैया, अरे यहां भी नकल हो रही है, बहुत बढ़िया, यहां भी नकल हो रही है। पर यहां पर एक दिक्कत है, डीएनए कॉपिंग इज अकंपनीड बाय क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर अपैरेटस। यानी पहले डीएनए कॉपिंग होती है, अभी प्रोसेस समझ लो। पहले डीएनए कॉपिंग होती है, जैसे डीएनए कॉपी हो जाता है उसके बाद जो सेल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, याद आ रहा है, लाइजोसोम्स, वो सारों की भी कॉपी होती है धीरे धीरे। सबसे पहले डीएनए की कॉपी होती है, ठीक है। देन डीएनए कॉपी सेपरेट्स ईच विद इट्स ओन सेलुलर अपैरेटस। बहुत बढ़िया।
सो इफेक्टिवली सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू न्यू टू सेल, यानी नए दो सेल आ गए। तो ये पूरा प्रोसेस है कि नए दो सेल बने कहां से, एक सेल था उसके पास खुद का डीएनए, हाँ, अब वो जब सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो डीएनए कॉपी 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 कॉपी, जैसे डीएनए कॉपी हुआ फिर सेलुलर अपैरेटस यानी जितनी भी सेल बॉडीज हैं वो सारी की सारी कॉपी 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 कॉपी, ऐसे प्रोसेस होगा। अब यहां पर दिक्कत कहां आती है, दिक्कत आती है डीएनए कॉपी में। हाँ, डीएनए कॉपी में एक बहुत बड़ी दुविधा है, मैं समझाता हूं क्या। जब डीएनए की कॉपी हो रही होती है ना, जैसे एक बहुत प्यारी लाइन है, वो लाइन ऐसी है कि नकल में भी अकल चाहिए। तो जब डीएनए कॉपी होता है ना, तो डीएनए के कॉपिंग के टाइम पे कुछ एरर्स आ जाते हैं, यानी एग्जैक्ट डीएनए कॉपी नहीं हो पाता, समझना। जब डीएनए कॉपी हुआ तो एरर आ गए। अरे भैया मान लो तुमने पेपर लिया, फोटोकॉपी में डाला, फोटोकॉपी की मशीन में कुछ एरर आ गए तो नया पेपर निकल के बाहर आया, तो तुम डर जाओगे ना। वैसा यहां पर होता है, कभी कभार जब सेल डिवाइड होता है तो डीएनए कॉपिंग में छोटे छोटे इश्यूज आ जाते हैं, और उन्हीं इश्यूज की वजह से, उन्हीं एरर्स की वजह से हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, उन्हीं छोटे छोटे एरर्स की वजह से हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, यानी हमारे अंदर वेरिएशन आते हैं। तो जो मैं तुम्हें बता रहा था ना कि वेरिएशन क्यों आते हैं, उसका एक सिंपल सा रीजन है कि डीएनए कॉपिंग में एरर होता है और उस एरर की वजह से हमारे अंदर वेरिएशन आते हैं। तो सबसे पहले देखो वेरिएशन होते क्या है, द डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन, यानी कुछ ऐसे डिफरेंसेस इन दी कैरेक्टर्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रेट बोलते हैं ना, कंफ्यूज मत होना, ट्रेट शब्द का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। ट्रेट जैसे हम बोलते हैं ना, आपके ट्रेट्स क्या हैं, आपकी आंखों का कलर क्या है, बालों का रंग क्या है, वो आपके ट्रेट्स हैं, वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो यानी जब आपके ट्रेड्स में कुछ चेंज आ जाता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम वेरिएशन बोलते हैं, बदलाव बोलते हैं। अब ये बदलाव आया क्यों, वेरिएशन आया क्यों, बताओ बताओ, ये वेरिएशन आया क्यों, क्यों आता है, क्योंकि द डीएनए कॉपिंग प्रोसेस विल हैव सम एरर्स, यानी कुछ एरर्स होते हैं which will lead to variation. As the result, DNA copying generated will be similar but may not identical. यानी डीएनए बना तो सेम है, सिमिलर है, बट आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल यानी एकदम डिट्टो सेम नहीं है, फोटोकॉपी नहीं है। इस वजह से तुम्हारे अंदर हल्के फुल्के छोटे मोटे चेंजेस आ जाते हैं। क्या बात समझ में आई, बताओ। बोल दो भाई, समझ आया, बोलो बोलो। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है, भैया सोचा था रिप्रोडक्शन पढ़ने में मजा आएगा, पर यहां तो डीएनए क्रोमोसोम क्रोमेटिन में मेरा दिमाग खराब हो गया है। और लो मजे, और लो मजे बेटा, तुम समझे। यानी डीएनए कॉपिंग में एरर्स की वजह से भैया यहां पे भी देखो, नकल में अकल चाहिए, यहां पे भी नकल नहीं हो पा रही है भैया, बहुत दिक्कत है। चलिए अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो कि तुम्हारे पेपर में आ ही सकता है, ट्रिपल स्टार मार्क कर लो बेटा, ट्रिपल स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। सवाल आएगा तुम्हारे पेपर के अंदर, व्हाट इज वेरिएशन एंड हाउ इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, बदलाव इंपॉर्टेंट क्यों है। अब इसका आंसर ध्यान से समझना। पहला रीजन, जब वेरिएशन आते हैं तो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अडेप्ट इन दी चेंजिंग इन्वायरमेंट। यानी यार देखो, मान लो अचानक से गर्मी पड़ने लग जाए, बहुत ज्यादा धूप पड़ने लग जाए, है ना, और हमारे पास एसी वगैरह कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे हमारे जो बॉडी है ना, वो उस गर्मी को अडेप्ट कर लेगी, और जो अगली जनरेशन आएगी ना, उन अगली जनरेशन की बॉडी ऐसी होगी कि उनको ज्यादा गर्मी लगेगी ही नहीं। समझ रहे हो बात को। यानी इन छोटे मोटे एरर से क्या होता है कि एडेप्शन, यानी हमें लंबा जिंदा रहना है, तो वो बहुत आसान हो जाता है। तो समझ लेना, वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट। बहुत बढ़िया पहला पॉइंट। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू अ स्पीशी एंड देयर बाय हेल्प एवोल्यूशन। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एवोल्यूशन क्या थे, लॉन्ग टर्म में जो छोटे 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 बदलाव हुए। पहले टेल हुआ करती थी हमारे एंसेस्टर्स की, पर अब हमारी टेल नहीं है। क्यों? अगर तुम्हारी टेल है तो भैया फिर कुछ दिक्कत है। टेल नहीं है ना, अगर टेल क्यों नहीं है, क्योंकि टेल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, है ना। टेल हटी कैसे,
धीरे 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 डीएनए में कुछ चेंजेस आए, वेरिएशन आए और वो टेल गायब हो गई। यानी एवोल्यूशन में भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू अ स्पीशी एंड देयर बाय हेल्प्स इन एवोल्यूशन। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट इन वेराइटीज ऑफ स्पीशीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। यानी जब वेरिएशन आता है तभी बहुत अलग अलग टाइप की वेराइटीज बन पाती हैं। अगर बदलाव ही नहीं आते तो आप मैं सब एक जैसे दिखते हैं वो चाइना में लोग होते हैं ना, एक जैसे दिखते हैं, इंग चांग चू चू, एक जैसे सब, है ना, पहचान में नहीं आ पाता भैया, सारे एक जैसे, है ना। तो मतलब समझना बेटा कि अगर आप और मैं सब एक जैसे दिखते तो बहुत दिक्कत नहीं हो जाती, यानी वैरायटी भी नहीं आ पाती। तो इसलिए भी वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आई? बताओ, क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया यार, इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। अब एक सवाल आता है कि क्या वेरिएशन नॉन यूजफुल भी होते हैं क्या? देखो सवाल आता है, क्या वेरिएशन नॉन यूजफुल भी है? क्या वेरिएशन काम के भी नहीं है क्या? इसका आंसर है हाँ। चलो आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं, आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं, मौत की कहानी है। क्या बोला भैया आपने? देखो आज मैं सुनाता हूं मौत की कहानी। मौत, मौत एक ऑर्गेनिज्म है और उसकी मौत हो गई थी भैया। कैसे हुई? वेरिएशन की वजह से। समझाता हूं कैसे। एक मौत था, इंसेक्ट, मस्त जीवन में खुश रहा करता था, कहता था कि यार भैया मेरे पास सब कुछ है ना। जिस भी प्लांट पे बैठ जाऊं, कोई भी जो बड़ा इंसेक्ट होता था उसको देख ही नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि उसका जो कलर होता था ना वो प्लांट जैसा होता था, तो छुप जाता था बड़ी आसानी से। पर देखो भाई, बोलते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो किसी ना किसी की नजर लग जाती है। तो वैसी नजर लग गई हमारे बेचारे मौत को। मौत के साथ क्या हुआ कि उसका रंग बदल गया। रंग कैसे बदला? वेरिएशन की वजह से। डीएनए में कुछ चेंजेस आ गए, वेरिएशन आ गया, रंग बदल गया। अब उसका रंग ऐसा हो गया कि भैया अब वो पेड़ पे जब बैठे तो कोई भी इंसेक्ट दूर से देख ले और उसको खा जाए। यानी मौत की मौत हो गए भैया तो ये है मौत की कहानी। यानी वेरिएशंस कैन ऑल्सो बी नॉन यूजफुल। तो ये आप डायग्राम यहां देख सकते हो, है ना। हमारा मौत बड़ा खुश रहता था जीवन में, जहां पे बैठता था वहां पर छुप जाता था, बट जीवन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसका रंग बदल दिया। और जैसे ही उसका रंग बदला तो क्या हुआ? अब बेचारे की मौत हो गई भैया। चलो ठीक है, RIP। 1 मिनट हम पीस लेंगे मौत के लिए आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना यहां पर लिखा भी हुआ है कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइट कलर्ड मौत सर्वाइव्ड बेटर। वो बहुत आराम से सर्वाइव कर पाती थी, बट बाद में जाके क्या हुआ, उसका जो कलर हो गया वो बहुत अलग हो गया। ठीक है, नाउ डार्क कलर्ड मौत हैड बेटर चांसेस टू सर्वाइवल व्हाइल लाइट वंस वर इजीली ईटन। ठीक है, यानी कुछ कुछ चेंजेस भी आए, एनवायरनमेंट के अंदर भी चेंजेस आए, इंडस्ट्रीज आ गई, है ना। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि हवा में स्मोक वगैरह होने लग गई, धुआं धुआं होने लग गई, तो अब क्या हुआ कि ये वाला जो वेरिएशन है, ये वाला वेरिएशन, ये बेचारा वेरिएशन चल नहीं पाया, ये बेचारा वेरिएशन मर गया, है ना। तो ये वाला वेरिएशन अब सरवाइव कर पाया। ठीक है, RIP लिख दो। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, मौत की कहानी समझ गए। चलिए यहां तक की कहानी क्लियर। तो अब ये मुझे बताओ, रिप्रोडक्शन बेटा कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर? ओनली 2 टाइप्स, एसेक्सुअल और सेक्सुअल है भैया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है क्या कुछ? हमें तो लगा था सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नहीं बेटा, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन देम, इनके बीच का ये जो गहरा रिश्ता है, ये जो गहरा डिफरेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। आ जाओ आ जाओ, सुनो भाई। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रकार का रिप्रोडक्शन है, ध्यान से समझ लो बेटा, जिसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है? एक ही पेरेंट से हो जाता है भैया रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल या सेक्सुअल?
अरे भाई तुम एक पेरेंट से थोड़ी ना हो गए, दो पेरेंट लगे होंगे ना। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट लगते हैं, ए सेक्सुअल में एक पेरेंट लगते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ह्यूमंस की हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इवन प्लांट्स जो होते हैं ना बेटा, वो भी मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। हाँ मतलब मेनली क्या, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। ठीक है जी, आगे अब देखना बेटा, एक टर्म होती है गैमीट्स। गैमीट्स का मतलब होता है सेक्स सेल्स, यानी वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में यूजफुल होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्स सेल। जैसे ह्यूमन के अंदर मेल सेक्स सेल होता है स्पर्म, नाम सुना होगा तुमने, स्पर्म सेल नाम सुना होगा, तुम्हें पता भी होगा आई गेस, है ना। उसके अलावा फीमेल के अंदर ओवम नाम सुना होगा तुमने। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भैया सेक्स सेल होते ही नहीं है, एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो सेक्स सेल की जरूरत क्या है। बट यहां पर गैमिट्स यानी सेक्स सेल प्रोड्यूस होते हैं। अगली चीज ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग यानी नेक्स्ट जनरेशन, ऑफस्प्रिंग यानी बेटा नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, यानी जो अगली जनरेशन आती है ना वो एकदम आइडेंटिकल होती है, वो सेम दिखती है, काफी हद तक सेम दिखती है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। अब तुम बोलोगे क्यों आते हैं भैया वेरिएशन, अरे खुद सोचो, यहां पर दो पेरेंट्स हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया दो पेरेंट्स के डीएनए आपस में कंबाइन होंगे, तो जो ज्यादा डोमिनेंट डीएनए होगा वो कैरेक्टर्स को शो करेगा। समझे बात को, समझे बात को, यानी क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं तो दो डीएनए की मिक्सिंग होती है, इस वजह से यहां पर ज्यादा वेरिएशन आते हैं। अगला सवाल, अगला पॉइंट, सेल डिवीजन आर ओनली माइटोटिक, यानी यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर माइटोटिक डिवीजन होता है ना, माइटोसिस भी तुम बोल सकते हो। और यहां पर क्या होता है, यहां पर मियोसिस होता है ना। गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस। ठीक है, इतना याद रखना है ना, माइटोसिस मियोसिस, इतना याद कर लो, 9th में सुना भी था ये टर्म, अगर नहीं सुना तो बस इतना याद कर लो, माइटोसिस मियोसिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक लास्ट पॉइंट, लार्ज नंबर, एक मिनट यार ये क्या हो गया एक मिनट, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स नहीं ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बहुत कम टाइम में प्रोड्यूस हो जाते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता है ना। ह्यूमंस के अंदर भी काफी टाइम लगता है एक नया बेबी को जन्म लेने के लिए, 9 से 10 महीने के आसपास लग रहे होते हैं एक बेबी के जन्म लेने तक, ओवरऑल टाइम, राइट। तो यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, स्लो होता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस क्लियर है, ये डिफरेंसेस क्लियर है। अब मेरा एक सवाल है, कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर है, बताओ कौन सा रिप्रोडक्शन बेटर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बताओ 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 बताओ। अरे बेटर से मेरा वो मतलब नहीं है, बच्चे लिख रहे हैं भैया हमारे लिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बेटर है, एसेक्सुअल तुम कर भी नहीं सकते, ह्यूमन हो भाई तुम, हैं कोई ऑर्गेनिज्म नहीं हो, अमीबा बमीबा नहीं हो तुम, हाँ जो खुद ब खुद हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बेटर है, क्यों मैं समझाता हूं, क्योंकि यहां पर दो पेरेंट्स हैं बेटा, तो क्या होगा यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा वेरिएशन, यहां पर क्या होगा वेरिएशन, बात समझ में आई, यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर होगा वेरिएशन। ठीक है, और जब वेरिएशन होता है तो क्या होता है, जब भी वेरिएशन होता है बेटा तो याद रखना वेरिएशन की वजह से क्या होता है, बताओ वेरिएशन की वजह से क्या होता है, वेरिएशन इंपॉर्टेंट है ना, अरे वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन आता है, स्पीशीज लंबा सरवाइव कर पाती हैं, तो इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है वेरिएशन, और वेरिएशन से स्पीशीज जल्दी अडेप्ट कर पाती हैं। ठीक है, क्या हो गया, मेरे शोल्डर में बड़ी जोर से दर्द हो रही है, बड़े जोर से शोल्डर में दर्द हुआ, ऐसा लगा कि वो हो जाता है ना, जैसे किसी बच्चे का कभी शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, किसी का कभी शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, कभी हुआ है तुम्हारा शोल्डर डिसलोकेट, चलो ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ, क्या ये चीज हमें समझ आई, क्या ये चीज हमें एकदम क्लियर है। मैंने आपको क्या बताया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हैं, क्या वो हमें क्लियर हो, नहीं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के नहीं,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया, बेटर कौन सा है, क्यों है, वो भी क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा कुछ टाइप होते हैं। सबसे पहले ना हमें इस चैप्टर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना है, देन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ पढ़ेंगे। उसमें भी हम पहले प्लांट पढ़ेंगे फिर एनिमल पढ़ेंगे, तो अपनी अंदर की भावनाओं को ऐसे ऐसे समेट के बैठ रहा है हमें ठीक है। हाँ, तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना बेटा, वो बहुत सारे टाइप का होता है और यहां से सवाल आते हैं। सवाल कहां से आते हैं मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, इनके एग्जाम्पल में से। यानी ये अलग अलग टाइप है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन करता है तुम्हें वो याद रहना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है फिजन। फिजन क्या होता है बेटा, फिजन क्या होता है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लो एक अमीबा है, अमीबा याद है, अमीबा, अमीबा अगर दो अमीबा के अंदर डिवाइड हो जाए, दो अमीबा के अंदर डिवाइड हो जाए तो वो क्या होगा, वो फिजन हो जाएगा। यानी फिजन क्या है, टूट गया। फिजन का मतलब है टूट गया, है ना। फिजन का देखो, मैं आज समझा रहा हूं, मैं आज लिखवा नहीं रहा इनके टाइप, पर आज मैं समझा रहा हूं, कल मैं फटाफट से नोट्स में लिखाता हुआ चलूंगा तुमको। तो आज एक बार ध्यान से सुन लो, ठीक है। हाँ, अभी अभी फोकस से सुन लो, एकदम दिमाग लगा के, ठीक है। सुनो, पहला है फिजन। फिजन का मतलब क्या है, फिजन का मतलब है टूटना, जैसे तुम्हारा दिल भी टूट दिया था तो यानी फिजन का मतलब है कि एक पेरेंट सेल है, वो दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर टूट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोल रहे होते हैं फिजन। क्या बोलते हैं बेटा, फिजन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जब मैच्योर हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, तो वो फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं। फ्रैगमेंट्स यानी टुकड़ों में टूट जाते हैं, मान लो ऐसे, तो कुछ ऐसे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है, और उनसे नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। एक होता है बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख भी रहा होगा, है ना। आपको नाम सारे ऑर्गेनिज्म के कल बताऊंगा मैं डिटेल में। जैसे कि देखो, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर देखो एक बड आ गई, देख रहे हो, एक बड। बड यानी समझते हो ना, ऊपर ऐसे बर्ड टाइप में आ गया। ये बर्ड आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और जब ये मैच्योर हो जाता है उस समय पर ये बर्ड यहां से ब्रेक कर जाती है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो ये क्या हो गई, बडिंग हो गई। अगला है रीजनरेशन। ये रीजनरेशन बड़ा खतरनाक है भाई। रीजनरेशन ना, तुमने वो देखी है वुल्वरीन, कौन सी पिक्चर आती थी, एक्समैन, कौन सी आती थी वो, जिसके पास एक पावर थी ना, अगर उसका हाथ भी कट जाता है तो उसका हाथ वापस से रीजनरेट हो जाता था। कौन सी मूवी थी बताना यार, वो जरा याद है तुम्हें। तो ऐसी प्रॉपर्टी कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास होती है, अगर तुम उसे काटोगे, ऑर्गेनिज्म का नाम प्लेनेरिया होता है, बाद में बताऊंगा। अगर आप उसको काटोगे बेटा, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, इसको आप काटोगे, मान लो 3 पीसीज में काटा आपने, तो भाई ये तीनों पीसीज से एक नए नए ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे। यानी जितना मारोगे उतना ग्रो करते जाएंगे भाई। देख रहे हो, अगर ये आ जाए डेडपूल, हाँ डेडपूल, सॉरी डेडपूल, ठीक है, तो जितना काटोगे उतना बढ़ता जाएगा भाई। क्या प्रॉपर्टी है। अब तुम बोलोगे भैया वो छिपकली, यू लड़कियां देखते यू छिपकली, छिपकली के पास भी तो भैया ये प्रॉपर्टी होती है, लिजार्ड, उसकी पूंछ काटो, पूंछ वापस ग्रो कर जाती है। बट देखो, एक्चुअली में लिजर्ड रीजनरेशन नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता मैं समझाता हूं। रीजनरेशन में क्या होता है, अगर मैंने इसको 3 पीसेस में डिवाइड करा तो इन तीनों पीसेस से नए ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, नए ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। लेकिन लिजर्ड, मान लो मैं अपनी खतरनाक सी ड्राइंग से, वाह यार, वाह प्रशांत भैया, लिख दो जरा, वाह प्रशांत भैया क्या छिपकली बनाई है। अब अगर मैं अपनी खतरनाक ड्राइंग से इसकी पूंछ काट दूं, तो ये जो छिपकली है, लिजर्ड है, इसकी पूंछ तो वापस आ जाएगी, बट ये जो टेल है, क्या इस टेल से लिजर्ड बन सकती है? इस टेल से लिजर्ड बन जाएगी? नहीं बनेगी ना, यानी ये रीजनरेशन नहीं है। समझ आया? ठीक है। उसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एकदम अलग टॉपिक है। एक आ गया अपना स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर का मतलब होता है दाने। क्या होता है बेटा? दाने। अच्छा, तुमने वो देखा ब्रेड? ब्रेड देखिए, ब्रेड, ब्रेड को अगर तुम रख देते हो तो उसपे फंगस लग जाती है। नोट करा है किसी ने? नोट करा है? वो ग्रीन ग्रीन कलर की एकदम ऐसी फंगस सी लग जाती, थोड़े 2-3-4 दिन बाहर रखोगे मॉइस्चर में तो लग जाती है ना। तो वो जो फंगस होती है ना, उसको हम स्पाइरोगैरा बोलते हैं। स्पाइरोगैरा नहीं बोलते, सॉरी। अब वो जो फंगस है, वो वाली जो फंगस है, वो स्पोर फॉर्मेशन की मदद से रिप्रोड्यूस करती है। यानी ना, वो क्या करती है, वो अपने बीज, उसके कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं, बीज होते हैं,
वो बीज क्या होते हैं, वो बीज हर जगह फैल जाते हैं, हर जगह फैल जाते हैं ब्रेड के हर एक कोनों पे, और वो जल्दी 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 रिप्रोड्यूस करती जाती है, बीज आगे फैलते जाते हैं और जल्दी जल्दी वो जो फंगस है वो पूरी की पूरी ब्रेड पे ऐसे फैल जाती है। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में? ऑर्गेनिज्म का नाम राइजोपस होता है, डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी चिल करो, ठीक है। हाँ, पायरोगैरा मैंने इसके लिए बोला था, वो राइजोपस अलग है, ठीक है। पोर फॉर्मेशन भी, मतलब ऊपर ऊपर से बाउंड्रीज क्लियर कर लो कि हम क्या कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, वरना तुम कल बहुत बोलोगे भैया बहुत फास्ट फास्ट हो रहा है, इसलिए मैं आज ही तुम्हारी सारी बाउंड्रीज क्लियर कर रहा हूं। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, अब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भूल जाओ। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर यानी दाने होते हैं, दानों की मदद से वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। ये हम सारे के सारे किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिनमें एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। चलिए आज की सभा को यहां अंत करेंगे, बट कुछ एमसीक्यू सवाल कराता हूं और आपको पोल देता हूं, आ जाओ पोल खेलते हैं। ये क्या बेसिक सा क्वेश्चन दे दिया भाई, चलो बताओ। पोल नंबर 1, बोलो जी। कितने लेक्चर का चैप्टर है यार? 6 लेक्चर तो लग जाएंगे लगभग, मान लो। द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज रिप्रोडक्शन, बहुत बढ़िया। सी उत्तर, सी आई होप सबने दे दिया होगा। अगले क्वेश्चन का पोल देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द वेरिएशन, वेरिएशन इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करेगा, वेरिएशन की डेफिनेशन कौन सी बेस्ट है बताओ। क्या एग्जैक्ट कॉपीज होती है डीएनए की, क्या ये वेरिएशन है? नहीं। आइडेंटिकल जीन एक्सप्रेशन? नहीं। डिफरेंस इन दी कैरेक्टर्स ड्यू टू डीएनए कॉपिंग एरर? यस, दिस इज दी वेरिएशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला पोल देते हैं, लास्ट में लीडर बोर्ड देखेंगे। वेरिएशन इज यूजफुल फॉर, वेरिएशन से क्या होता है बेटा? पोल दे दिया है स्क्रीन के ऊपर, चलो बोलो, बोल दो ना जरा। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। ए, एवोल्यूशन होता है। क्या होता है? एवोल्यूशन, है ना, चेंजेस आ जाते हैं स्पीशीज के अंदर। चलिए एक और क्वेश्चन आता है, इसका भी बोल दे देते हैं, लास्ट बोल दे रहा हूं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको? चलिए सबसे पहले पोल के मैं आंसर देखता हुआ चलता हूं फटाफट से। पोल नंबर 1 का रिजल्ट 78% बच्चों ने सी दिया, बहुत बढ़िया। आयुष कुमार जी बहुत सही, अर्पणा, धीरज, भावेश, आर्यन, अपेक्षा, प्रखर, अडोल्फ हिटलर जी फिर आ गए आप, शांतनु, आरोही, बहुत बढ़िया। दूसरे का रिजल्ट देखा जाए, दूसरे में 81% बच्चों ने सही उत्तर दिया। लीडर बोर्ड क्या है? लीडर बोर्ड गौरी, शोभित भैया का स्टूडेंट है, पीके भैया का स्टूडेंट नहीं है क्या तू? पीके भैया का स्टूडेंट नहीं है? कल नाम मुझे पीके भैया का स्टूडेंट दिख जाना चाहिए तेरा ठीक है। हाँ, विंध्या, दक्ष, प्रियांशु, कुणाल, श्रेयांशा, अभय, फातिमा, दिया, निशिका, एंड एक लास्ट जो अपना पोल था उसका भी लीडर बोर्ड देख लें, एक मिनट। इसका भी 78% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। अभी लीडर बोर्ड जनरेट नहीं हुआ है इसका शायद। चलिए इसका आंसर क्या आया? इसका अंदर क्रोमेटिन आया। ए दिया होगा सबने, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। अभी जो लास्ट पोल है इसमें भी ए 85% बच्चों ने दिया है। लीडर बोर्ड भव्या, उदय, आदित्य, साक्षी, अनन्या, रौनक, अक्षरा, अर्नब, निशिका, सिमरन। ओके, वो वाली सिमरन हो गए तुम, वो शाहरुख खान वाली सिमरन। एक लीडर बोर्ड बच गया था अपना,
वर्णित रैंक 1 प्रियांशु, आदित्य, माधव, प्रयास, आकाश, प्रियांशु, चिरंशा, प्रेरणा, सिमरन। फिर सिमरन जी फिर आ गए आप, क्या बात है। चलो चलो कुछ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं, है ना। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसके पोल नहीं दे रहा हूं। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, बहुत बढ़िया। डीऑक्सी ए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कॉपीज फॉर्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर, जब डीएनए की कॉपिंग होती है तो क्या बोल रहा है, रिप्रोडक्शन के दौरान क्या वो सेम होती हैं क्या, कैसी होती हैं वो कॉपीज, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। क्यों होती है, क्यों होती है, स्लाइटली डिफरेंट विद सम वेरिएशन, कुछ उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज डीएनए कॉपिंग, डीएनए कॉपिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए अपना डुप्लीकेट प्रोसेस बनाता है, डुप्लीकेट बनाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ कॉपिंग एरर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लीड टू वेरिएशन, यानी डीएनए कॉपी के दौरान वेरिएशन कैसे आया, तो इसका क्या आंसर लिखोगे, एक बार रीड भी पूरे कर लेना कि कुछ कुछ छोटे छोटे एरर्स हो जाते हैं, और जब वो एरर्स आते हैं तो ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस आ जाते हैं, ठीक है। इसको एक बार रीड भी कर लेना बाद में। अगला क्वेश्चन, हाउ डू वेरिएशन हेल्प, मैंने बताया था ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो हाउ डू ऑर्गेनिज्म हेल्प, मतलब वेरिएशन ऑर्गेनिज्म की कैसे मदद करता है, वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है। 3 पॉइंट, अलग अलग टाइप की स्पीशीज बनती हैं, एडेप्टेबल होती हैं, और एवोल्यूशन हो पाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक लास्ट नहीं सेकंड लास्ट असर्शन रीजनिंग, बताओ भाई बताओ। वेरिएशन अराइज ड्यू टू डीएनए कॉपिंग, क्या डीएनए कॉपिंग के एरर की वजह से वेरिएशन आता है, स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। ऑल वेरिएशन आर ऑलवेज हार्मफुल, ये तो एकदम फॉल्स है। देखो वेरिएशंस कैन बी हेल्पफुल एंड कैन बी यूजफुल। हार्मफुल कब होती है, मौत का एग्जांपल, और यूजफुल तो है ही, वो तो हमें पता ही है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन, डीएनए कॉपिंग लीड्स टू इनहेरिटेंस, इस क्वेश्चन को भी काट दो, ये हेरिडिटी में आप पढ़ोगे इनहेरिटेंस क्या होता है। चलो मैं आपको ऐसा बता देता हूं, इनहेरिटेंस यानी अगले में कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर, यानी मान लो मैं हूं, कल को मेरे बच्चे हुए तो उनके अंदर मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो ट्रांसफर होंगे, उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिट कर दिया, शब्द सुना है इनहेरिट, इनहेरिट यानी आगे वाली जनरेशन में भेज दिया, ठीक है। तो डीएनए कॉपिंग लीड्स टू इनहेरिटेंस, क्या डीएनए कॉपिंग की वजह से इनहेरिटेंस होता है, बात सही है, ठीक है। डीएनए कॉपिंग ऑलवेज प्रोड्यूसेस कंप्लीटली आइडेंटिकल कॉपी, तो इसका भी आंसर लिखी दो भाई, ये फॉल्स है ये ट्रू है, ठीक है। ठीक है जी, चलिए। अरे भैया ये क्या लगा दिया, टीम वालों सर क्यूट लग रहे हो आप, क्या बोलते हो बच्चे लोग। टीम वालों किसी दिन तुम्हें अपनी सैलरी की परवाह नहीं है क्या, किसी दिन अगर मानो किसी दिन 1 तारीख हो और उस दिन तुम्हें सैलरी ना आए तो तुम्हें कैसा लगेगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा तमीज में डाला करो, पिटोगे किस दिन तुम लोग भी। चलिए कितने गंदे बच्चे हैं, कह रहे हैं वी सपोर्ट टीम मेंबर्स, वाह भाई वाह, क्या गलत लोग हो तुम, टीम मेंबर को सपोर्ट कर रहे हो, वाह, मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे तुम, हैं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा रे। चलो चलो इसी के साथ पहला लेक्चर अपने यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। ज्यादा ही खिलखिलाओ मत, ठीक है, बहुत पिटोगे तुम मुझसे। अब कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। हाँ बेटा 6 लेक्चर लग जाएंगे, 6 लेक्चर तो मिनिमम है, क्या पता 7 भी लग जाएं, डिपेंड करेगा। 6 लेक्चर तो पक्का लगना है, ये तो फॉर श्योर है, फॉर श्योर है। चैप्टर बड़ा है, देखो 1 लेक्चर तो पूरा फ्लावर में लगेगा, मतलब प्लांट्स में लगेगा 1 लेक्चर तो, है मतलब टाइम लगेगा, तुम मान लो, पर 6 लेक्चर में हो जाना चाहिए, तो मुझे लग रहा है, बाकी देखते हैं। भैया सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस आपका नवंबर में हो जाएगा एज प्रॉमिस्ड। यार अक्टूबर एंड की सोची थी बट मुझे लग नहीं रहा, पता है क्यों,
अभी ये चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, बहुत बड़ा चैप्टर है, 7-8 लेक्चर लग जाएंगे लगभग लगभग, है ना। हेरिडिटी तो छोटा चैप्टर है, 4 लेक्चर का होगा लगभग, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी छोटा ही है, 4 का होगा वो भी लगभग लगभग। आर इन्वायरमेंट को मैं काउंट करता ही नहीं हूँ ठीक है। हाँ तो मतलब है, अभी है, समय है, लगेगा लगेगा बेटा, दिक्कतें हैं अभी, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके। चलो दोस्तों अब मिलते हैं आराम से मिलेंगे कब, कुछ दिनों में, कुछ दिनों में नहीं, कल ही मिल रहे हैं बेवकूफ, कल आ जाना 5 बजे। चलो टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय 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 बाय, मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, जाओ जाओ बाय।